नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और केवीएस परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं बाल राम कथा, जो कक्षा 6 के लिए निर्धारित हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक है। इसका एक वीडियो हमने देख लिया था, यानी इसके कई सारे छोटे छोटे शीर्षकों के अंतर्गत इस कथा को विभाजित किया गया है, जिसमें से अवधपुरी में राम, जंगल और जनकपुर, ये दो टॉपिक हमने एक वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आज यह इस पुस्तक की दूसरी कक्षा होगी, जिसके अंतर्गत हम दो वरदान, राम का वनगमन और चित्रकूट में भरत, इन तीन टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इसमें ऐसा समझाने जैसा कुछ भी है नहीं, बहुत ही सरल रूप में इस कथा को प्रस्तुत किया गया है। 6th क्लास के बच्चों के हिसाब से ये पुस्तक लिखी गई है। कई कई शब्द तो दो बार भी इसमें अलग अलग लाइनों में एक ही शब्द दिया गया, अर्थात उनका अर्थ एक ही है, लेकिन क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ये पुस्तक है, समझाने के हिसाब से दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको स्पीड में पढ़ूंगी, क्योंकि मेन जो उद्देश्य है, ये वैसे स्कूल वाले इस किताब को पढ़ाते भी नहीं है, ये पूरक पाठ्य पुस्तक के रूप में निर्धारित है। किंतु चूंकि हम केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वैसे तो आप सभी ने रामकथा का प्रसारण टीवी पे देखा है, फिर भी इसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि प्रश्न आपसे यहीं से पूछे जाएंगे। कई सारी नई चीजें हैं, जैसे पिछली क्लास में हमने देखा कि कौन सी विद्या महर्षि ने सिखाई, उनका जो पुत्रेष्टि यज्ञ था वो कौन से ऋषि ने संपन्न किया, श्रृंग ऋषि ने संपन्न किया। तो ऐसी बहुत सारी नई चीजें हैं जो आप परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, वह मैं वीडियो के मध्य में कथा के साथ साथ बताती चलती हूँ। तो आइए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आप लोग बस ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखने जैसा इसमें कुछ विशेष है नहीं। दो वरदान। अब चूंकि राम और लक्ष्मण का विवाह हो चुका है, उसके आगे राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे, यानी 16-17 वर्ष की आयु में ही तब विवाह संपन्न हो जाते थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा भी उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा, किंतु अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। मैं वृद्ध हो चला हूं। मैं चाहता हूं कि यह कार्यभार राम को सौंप दूं। अगर आप सब सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूं। तो लगभग 18 वर्ष के राम हो चुके हैं, उनके राज्याभिषेक की तैयारी है। कुल मिलाकर जिसे युवराज का पद दिया जाता था, वही भावी राजा होता था, वही उस राज्य का उत्तराधिकारी होता था। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया, यानी सबने मिलकर ताली बजाते हुए समर्थन के रूप में। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे, संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, वे अपने नाना केकय राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में भी पता नहीं था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकई से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी केकई की दासी ने भी देखी। मंथरा ने शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ।
फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा, और उसे जब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, यह उत्सव उसी के लिए है, तो मंथरा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा केकई के विरुद्ध। वह केकई की दासी थी बचपन से। केकई का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे ही अपना हित मानती थी। वह केकई की मुंह लगी थी। रानी केकई भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी, सीधे केकई के कक्ष में। वह हाँप रही थी, क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी केकई को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंत्रा ने कहा, अरे मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ। विपत्ति के पहाड़ टूटे, इससे पहले जाग जाओ। रानी केकई नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंत्रा की बात समझ में नहीं आई। क्या बात है, तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है। केकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतार कर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूं। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या? कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं गया। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। वह मुझे मां के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी केकई के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। केकई के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। तुम्हें आसन संकट नहीं दिखता। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे। वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। रानी, कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? केकई ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, केकई के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। केकई का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंत्रा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहें? उन्हें रनिवास बुलवाएं या प्रतीक्षा करें? मंत्रा ने केकई के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना और दोनों वचन मांग लेना। मैं ऐसा ही करूंगी। महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी केकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकेयी कोप भवन चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रनिवास की ओर चले उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वे केकई के कक्ष की ओर मुड़े। केकई वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, पता चला कि वे कोप भवन में हैं। राजा दशरथ को चिंता हुई, केकई कोप भवन में? परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा, राजा ने सोचा।
दशरथ को भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राज्य वैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे पर कोई उत्तर न मिला। कैकई केवल रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ रानी, कुछ भी। धरती और आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकई को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी न मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूं, कैकई ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बतलाऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो मांगू उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकई फट से उठकर बैठ गई। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। कैकई ने कहा, कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। कैकई ने कहा। दशरथ भौचक रह गए। उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुककर कैकई बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकई की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकई अड़ी रही। दशरथ कैकई की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकई ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। मेरी बात। आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह नहीं सुन सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता। वे कैकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकई तो टस से मस नहीं हुई और सारी रात इसी तरीके से बीत गई। अब राम का वनगमन, यह दूसरा प्रसंग है आज की कक्षा का। नए विद्यार्थी जो चैनल से जुड़ रहे हैं, नए परीक्षार्थी, तो आप लोग ध्यान दें, प्लेलिस्ट में आपको 6 to 8 की जो किताबें हैं वो उपलब्ध हैं, 11वीं की भी उपलब्ध हैं। बाकी पीजीटी के लिए आप हिंदी बुकशाला चैनल है, इसी चैनल का दूसरा भाग, उसकी प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ 11th-12th की किताबें मैं आपको करवा रही हूँ। इसके अलावा भारतवर्ष के किसी भी राज्य से आप नेट परीक्षा, आपका जो राज्य वाला होता है ना, सेट वाला पेपर, या असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी किताबें आपकी हिंदी नेटशाला और हिंदी बुकशाला चैनल की प्लेलिस्ट में है। कृपया करके प्लेलिस्ट चेक करते रहिए और साथ ही साथ इस चैनल का लिंक अपने अन्य मित्रों में भी शेयर कीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से या जो भी आप अकाउंट यूज़ करते हो उसके माध्यम से इनको भेजिए। जैसे कि ये राम का वनगमन है, छोटे बच्चों को समझाने के हिसाब से बहुत ही सरल भाषा में रामायण प्रस्तुत की गई है। तो ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस को आप अपने फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदारों, वहाँ के लिए भी ज़रूर शेयर करें। बाकी जो पढ़ाई की चीज़ें हैं वो हिंदी से जो तैयारी कर रहे हैं आपके मित्रगण, उनके लिए शेयर करें। और बाकी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ना सब्सक्राइब करें तो कृपया करके वीडियोस को शेयर ज़रूर करें ताकि ये किताबें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाएं। आगे देखते हैं, हिंदी बुकशाला का लिंक या किसी भी हिंदी बुकशाला के वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी, यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। कैकई अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ने के साथ ही चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था। मंत्री सुमंत्र आज कुछ असहज से महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में बात की, चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। कैकई के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजाने डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज
महाराजा पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमित्र का मन भापते हुए केकई ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं मंत्रीवर, महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थीं, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी, लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था, उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। कुछ ही पल में राम पहुंच गए। लक्ष्मण साथ में थे। दोनों भाई विस्मित थे। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे। पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। अब देखिए पल में किस्मत कैसे बदलती है। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुंह से हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे, जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। मैं चाहती हूं कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे? राम संयत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सदी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदनहीन। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माता के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम बन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी। देखिए कितना किसी माँ के लिए कि उसका बच्चा राजा बनने वाला है, मतलब, और राम जैसा व्यक्तित्व। खैर, कहा भी जाता है ना, समय बहुत बलवान, और समय के आगे हम तो क्या झुके हैं भगवान। बस वही बात है। लक्ष्मण अब तक शांत थे, पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक लें, वन न जाने दें, राजगद्दी छोड़ दें, पर वह अयोध्या में रहें। उन्होंने कहा, पुत्र, राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलट फेर कहा, किंतु लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे। वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें, देखता हूं कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ बन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा का आग्रह किया। प्रिय, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे।
राम के वनगमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो उठी, क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा कि मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए, वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी, शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन न जाए, अयोध्या में रहे। वे इसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, न रहने का ठीक स्थान, न भोजन का ठिकाना, कठिनाइयां कदम कदम पर। तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी? सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले जहां उत्सव की तैयारियां थीं, वहां उदासी ने घर कर लिया। सड़कें गीली थीं लोगों के आंसुओं से। एक सेकंड का आप समय दें, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। आप सब लोगों की केवीएस की तैयारी भाई कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। हिंदी के साथ साथ जो आपका फर्स्ट पेपर है उसकी तैयारी आपकी कैसी चल रही है, कहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं, ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि जो अन्य विद्यार्थी हैं जो परेशान हो रहे हैं उन्हें भी कुछ प्रोत्साहन मिलता रहे। मैं केवल हिंदी की तैयारी इस चैनल पर करवाती हूँ, फर्स्ट पेपर की तैयारी आप लोगों को करनी पड़ेगी। और तैयारी में भी विशेषता, बहुत जल्दी एग्जाम डेट आ गई है, नया सिलेबस है, तो थोड़ा सा किताबें ही हम पढ़ पा रहे हैं। और बाकी मेरा प्रयास रहेगा कि जल्दी ही कुछ प्रैक्टिस सेट्स वगैरह आपके लिए लाऊं। लेकिन कई पारिवारिक कारणों से अभी राजस्थान जाना हो गया, 5-7 दिन में लौट के आए हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो ही जाता है। बट खैर, लोगों की सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन ना जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से करहा रहे थे। तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे। शुद्ध थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, रीति, नीति, परंपरा सबका हवाला दिया पर कैकेयी अड़ी रही। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूं, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूं, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदाई करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत सूनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ, माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए और भावुक भी। उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा ताकि लोग हार जाएं, थक कर पीछे छूट जाएं और घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए खड़े रहे जब तक रथ आंखों से ओझल न हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा, वन अभी दूर था।
तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। तमसा नदी पे शाम हो गई, फिर दक्षिण दिशा में चले, ठीक है। अब ये दक्षिण की दिशा की ओर ही चलते चलते चलते, क्योंकि उधर ही तो भाई लंका आएगा ना। गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर जन्मभूमि को देखा, अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया और कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। इसी में एक श्लोक आता है संस्कृत में, जहाँ सोने की लंका को देखकर उनसे कहा जाता है ना कि आप यहाँ के राजा बनो। अयोध्या तो ईंट पत्थरों की बनी है, ये सोने की बनी है, तो आप इस पर राज्य करो। तो देखो बच्चे शोर मचा रहे हैं नीचे, है ना। तो राम कहते हैं, और गेट और खोल के भाग गए। खैर, राम कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका भी मुझे रुचिकर नहीं लगती, क्योंकि जननी माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती हैं। तो अब वे उसी मातृभूमि से कह रहे हैं, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए, श्रृंगवेरपुर गांव में। निषाद राज गुह से उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया। गुहराज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया था, नदी के उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमार और सीता ने नाव से नदी पार की, सुमंत्र तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। सुमित्र को खाली हाथ रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमित्र बिना कुछ बोले राजभवन गए। दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन। सुमित्र की प्रतीक्षा में सुमित्र ने कहा, उन्होंने कहा, महामंत्री राम कहाँ हैं? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? सुमित्र की आंखों में आंसू थे। एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमित्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वनगमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। वनगमन के कितने दिनों के पश्चात दशरथ ने प्राण त्याग दिए? 6वें दिन। राम का वियोग उनसे नहीं सहा गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए, इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना, यानी भरत को वहां पर कुछ नहीं बताना। तो इसी के साथ कक्षा को समाप्त करेंगे। दूसरा आपका जो प्रैक्टिस सेट आज रहेगा, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट या कोई भी पेपर आप नेट दे रहे हो, असिस्टेंट वाला, प्रोफेसर वाला दे रहे हो, सबके लिए अगला प्रैक्टिस सेट में नेट परीक्षा का कोई पुराने पेपर के रूप में लेकर आऊंगी। तो इस कक्षा को समाप्त करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। मिलती हूँ आपसे कल या आज शाम को ही, अगर समय मिलता है। अगर वीडियो अपलोड हो जाते हैं अच्छे से दोनों, उसके बाद भी अगर बचेगा तो फिर मैं चित्रकूट में भरत और दंडक वन में 10 वर्ष, यानी 2-2 टॉपिक हम प्रतिदिन करेंगे। बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं नीचे, पढ़ भी नहीं पाएंगे और आप सुन भी नहीं पाओगे ठीक से। तो इनको शांत करा के आती हूँ मैं, थोड़ा सा चुप करा के आती हूँ, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे कल। और मैं इतनी सारी बातें आपसे क्यों कर लेती हूँ पता नहीं। चलिए, जय हिंद, नमस्कार। प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए चेक करिए। टीजीटी के, पीजीटी के, आरपीएससी के, नेट के, असिस्टेंट प्रोफेसर के पुराने पेपर भरे पड़े हैं, वही प्रैक्टिस सेट हैं। अब ऐसा किसी भी बुक पर ये लिख देने से हिंदी के प्रैक्टिस सेट क्या होता है प्रैक्टिस सेट्स में, मैंने हमेशा कहा है पुराने पेपर पढ़िए। यूथ पब्लिकेशन के हों या किसी भी पब्लिकेशन के हों, जो प्रैक्टिस सेट्स हैं मूलतः वे पुराने पेपर में पूछे गए प्रश्नों का संकलन ही तो है। तो चाहे आप वहाँ से करो या पेपर को करो। प्रैक्टिस सेट्स भी मैं आपको करवा चुकी हूँ प्लेलिस्ट में बहुत सारे। आधुनिक काल हमारा नेटशाला पे चल रहा है, बाकी तीनों काल हमारे बुकशाला पे चल रहे हैं। हिंदी नेटशाला और हिंदी बुकशाला 2 चैनल है अपने, दोनों पे करवा रही हूँ, दोनों पे किताबें करवा रही हूँ। जल्दी से जल्दी पूरा हो सिलेबस, इसकी मेरी पूरी तैयारी है। बस आप लोग साथ बने रहें और इसी तरीके से मुझे प्रोत्साहित और सहयोग करते रहें और अच्छे अच्छे कमेंट्स के माध्यम से मेरा उत्साहवर्धन करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।